प्रदेश के पर्वतीय जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली समेत कई जिलों में अलर्ट। अन्य जिलों में भी तेज बारिश के आसार। 17 सितंबर तक बारिश का सिलसिला रहेगा जारी। 3 राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 177 सड़कें बाधित। चमोली में 32, टिहरी में 23, रुद्रप्रयाग में 25 मार्ग बंद हैं। बंद मार्गों से आमजन और पर्यटक झेल रहे हैं दिक्कतें। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ये देखने में नजर आया है कि कई मार्ग बाधित हैं और मौसम का मिजाज भी लगातार बिगड़ा हुआ है। ऐसे में रास्तों को खोलने की कवायद भी लगातार जारी है। राज्य सरकार और प्रशासन लगातार इस जद्दोजहद में जुटा हुआ है कि इन रास्तों को जल्द से जल्द खोला जाए। हालांकि कई जगह पर भूस्खलन होने से मार्ग बाधित हो गए हैं। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का मिजाज अभी मौसम का रहने वाला है पहाड़ों में? देखिए विशाल, आज फिर एक बार उत्तराखंड में जो है मौसम का जो मिजाज है वो तीखा रहने वाला है पहाड़ी इलाकों में, जहाँ पर लगातार जो है बरसात हो रही है और येलो अलर्ट जो है वो भी जारी कर दिया गया है। चाहे वो देहरादून की बात हो, चंपावत की बात हो, पौड़ी की बात हो, बागेश्वर की बात हो, रुद्रप्रयाग की बात हो, चमोली की बात हो, तो तमाम जिलों में जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा जो अन्य जनपद हैं उनमें जो है ये कहा जा रहा है कि गरज के साथ जो है बिजली चमकेगी और जो है हल्के से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। तो निश्चित तौर पर आज के ये जो येलो अलर्ट जारी किया गया है और ये कहा जा रहा है कि ये जो बारिश का क्रम है ये जो है 17 सितंबर तक जो है जारी रहने वाला है। और इसके साथ साथ मैदानी इलाकों में अगर बात करें तो मानसून के जो तेवर हैं वो थोड़े हल्के हो गए हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में अभी भी जो बारिश है वो देखने को मिल रही है। और इसी के साथ साथ जो है अलर्ट रहने के लिए भी कहा गया है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अलर्ट पर रहें, लोग भी अलर्ट पर रहें, क्योंकि अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर जिस तरह से बारिश हो रही है, मलबा आ जा रहा है, पहाड़ दरक रहे हैं, तो वो भी जो चुनौती है वो भी अभी तक बनी हुई है। कहीं ना कहीं लगातार जो इस तरह की चुनौतियां जो हैं वो प्रशासनिक टीमों के सामने आ रही हैं, जो लगातार चाहे वो बीआरओ की टीम हो, एनडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो। और ऐसे में चार धाम यात्रा भी जो है अब धीरे धीरे अपने उस रंगत पे आ रही है। तो निश्चित तौर पर मार्गों पर भी कहीं ना कहीं इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं कि भूस्खलन हो जा रहा है। उसको खोलने के लिए मार्गों को जेसीबी वहाँ पर तैनात की गई है, वो लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। बड़ी चुनौती जो है ये बनी हुई है। तो निश्चित तौर पर आज फिर येलो अलर्ट जारी किया गया और 2 दिन की तो भारी बारिश बताई गई है। इसके बाद ये कहा गया है कि बारिश का जो क्रम है वो 17 सितंबर तक जारी रहेगा, यानी कि जो है अभी राहत मिलने वाली नहीं है। हालांकि 2 दिन ऐसे रहे बीच में जिनमें ये कहा जा सकता था कि धूप निकली, कुछ लोगों को राहत मिलने का काम हुआ कि चलो बारिश रुकी है, अपने दिनचर्या को जो है वापस लौटे, क्योंकि अस्वस्थ जीवन हो जाता है बारिश के चलते। तो वो चीज़ें रही थी, लेकिन अब फिर जिस तरह से कहा जा रहा है कि भारी बरसात देखने को मिलेगी और उसका जो असर है वो जो है कहीं ना कहीं मैदानी इलाकों में देखने को मिला, क्योंकि भारी बरसात के बीच जो है पानी जो है आ जाता है, नदी गधेरों में जो है, खालों में जो है पानी आ जाता है। तो उससे भी कहीं ना कहीं सचेत रहने की जो है आवश्यकता है और इसी को लेकर के एडवाइजरी भी जारी की गई है कि उनसे दूर रहें और अपनी यात्रा को जो है सकुशल करें। जो एडवाइजरी है उसका पालन करें, जो लगातार टीमें जो है निर्देश दे रही हैं उनका पालन किया जाए। जी। लेकिन अभी सड़कों की अगर बात की जाए योगेश, तो ऐसी कितनी सड़कें हैं जो बाधित हैं और सबसे ज्यादा किस जिले में भारी नुकसान देखने को मिला है? देखिए, अगर सड़कों की अगर बात करें तो चमोली ज़िले में सबसे अधिक सड़कें अभी फ़िलहाल बंद हैं। 33 के लगभग जो सड़कें हैं वो बंद वहाँ पर बताई जा रही हैं। उनमें से लगातार खोलने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। और अगर ऐसे में हम देखें तो जिस तरह से बीआरओ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, लगातार जो है हर चुनौती से निपटने के लिए डटी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो कहीं न कहीं मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं, ऊपर से बोल्डर्स आ जा रहे हैं, लोगों की को हताहत भी हो रहे हैं। तो इस तरह की चुनौतियाँ जो है लगातार वो सामने आ रही है। और उस पे वर्ष तो पहले ही कहा गया था कि इस बार जो है भारी बरसात देखने को मिलेगी और लंबी बरसात चलने वाली है। तो कहीं न कहीं चुनौतियाँ भी ज़्यादा आएँगी और उसी के चलते जो है पूरी प्लानिंग जो है आपदा प्रबंधन के साथ मिलकर तमाम विभागों ने की थी। उस प्लानिंग के तहत ही लगातार काम भी किया जा रहा है। और कई हद तक अगर हमने देखा तो कई जगह पर अगर इस तरह की स्थिति हुई भी है तो वहाँ पर बहुत जल्द जो है रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। वहाँ पर जल्दी टीमें पहुँचकर उन्होंने अपना काम प्रारंभ किया है। तो निश्चित तौर पर अगर हम इस पूरे आपदा के पूरे जद को समझे कि
किस तरह से उत्तराखंड इस आपदा की जद में है, तो वहाँ पर टीमों का भी बहुत सराहनीय काम रहा है कि उन्होंने बहुत कम समय में जो है वहाँ पहुँचकर जो है चीज़ों को संभालने का प्रयास किया है। तो निश्चित तौर पर इसका असर जो है वो पड़ता है और कहीं न कहीं अब जो है अंतिम दौर तो है, लेकिन बरसात अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है। पहाड़ी इलाकों में जो लगातार ये चुनौती बनी हुई है और इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती ये है कि चार धाम यात्रा को सुचारू रूप से उसी पटरी पर दोबारा लौटने के लिए क्योंकि लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो है अब वहाँ की व्यवस्था ही करनी है। हालाँकि मार्ग ज़रा बार-बार अवरुद्ध हो रहे हैं, तो बार-बार टीमें खोलने का भी प्रयास जी कर रही हैं। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज बस्ती दौरा, जनप्रतिनिधियों के साथ करेंगे बैठक और भी डिप्टी सीएम कलेक्ट्रेट सभागार में करेंगे समीक्षा बैठक। कजरी महोत्सव में होंगे शामिल। डिप्टी सीएम के आगमन को लेकर भी तैयारियां पूरी। और संवाददाता राकेश गिरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस समय का ये कार्यक्रम रहने वाला है? जी, आपको बता दें कि अगर डिप्टी सीएम के पूरे कार्यक्रम की बात करें तो सुबह 10:55 पर उनका हेलीकॉप्टर बस्ती पुलिस लाइन में लैंड करेगा, जिसके बाद वह 11:10 पर भाजपा कार्यालय जाएंगे, जहां पर वह जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद उनका जो अगला कार्यक्रम है 11:45 पर वो कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचेंगे, जहां पर वह अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। आपको बता दें कि उनका डिप्टी सीएम का जो मुख्य कार्यक्रम है वो 2:15 पर हरैया के बीआरसी इंटर कॉलेज में कजरी महोत्सव होना है, जिसमें वो शामिल होंगे। लेकिन राकेश, ऐसे में क्या भी देखा जा रहा है, कौन कौन इस दौरान शामिल रहेंगे? जी, आपको बता दें कि जो हरैया के भाजपा विधायक हैं अजय सिंह, उनके द्वारा कजरी महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है, जिसमें प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई कैबिनेट मंत्री या डिप्टी सीएम शामिल होते हैं। उसी कार्यक्रम में शामिल होने डिप्टी सीएम आ रहे हैं। इस दौरान तमाम नेता उसमें शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। जी बिल्कुल राकेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सोनभद्र जिले में कांग्रेस के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश तिवारी को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया है। बता दें कि ये कार्रवाई 10 सितंबर की रात 12 बजे से सुबह 9 बजे तक चली है। इस कार्रवाई पर ब्रजेश तिवारी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी संस्थानों और पुलिस बल के सहारे राज कर रहे हैं, लेकिन नेपाल में हुए जनविरोधी आंदोलन से सबक लेना चाहिए कि तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चल सकती है। सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के निर्देश पर सभी प्रयागराज जोन के सभी पदाधिकारी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया था कि वाराणसी में एकत्रित हो। आज मोदी जी का वाराणसी दौरा था। क्योंकि बार बार वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा राहुल जी द्वारा दिया गया है और हम सब कार्यकर्ता मिलकर आज मोदी जी को, आज वहाँ की जनता के द्वारा जो आक्रोश है, उनके मतों का जो गलत दुरुपयोग किया गया, उसके विरोध में हम लोग नारे लगाते और उनको इसका एहसास कराना था। लेकिन जिस प्रकार से सोनभद्र प्रशासन द्वारा हम लोग को रात में ही अरेस्ट कर लिया गया, सीओ ओबरा और कोतवाली क्या नाम है प्रभारी और चौकी इंचार्ज ओबरा द्वारा हम लोगों को रात के 1 बजे अरेस्ट। गुरुवार को आचार्य प्रमोद कृष्णन साधु संतों और सैकड़ों समर्थकों के साथ जिले के चंदोद से स्थित सिनेमा घर पहुंचे और बहुचर्चित फिल्म बंगाल फाइल्स का प्रदर्शन देखा। फिल्म खत्म होते ही माहौल भारत माता की जय और जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। फिल्म देखने के बाद मीडिया से बातचीत में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तगड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बंगाल फाइल्स केवल एक फिल्म नहीं बल्कि बंगाल में हुए दंगों का सच दिखाने वाला आईना है। जिस तरह बंगाल के दंगों की सच्चाई को छुपाया गया, उसी तरह संभल के दंगों की हकीकत भी सामने आनी चाहिए। जनता को असलियत जानने का पूरा अधिकार है। इतना ही नहीं, आचार्य प्रमोद ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी उन्होंने सीधा हमला बोला और उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। सच का एक आईना है, जो अतीत में हुआ है उससे शिक्षा लेने का एक अवसर है, एक मौका है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान को बचाना है तो हर एक हिंदुस्तानी को ये फिल्म देखनी चाहिए। और मैं विवेक अग्निहोत्री की हिम्मत और उसके साहस की सराहना करना चाहता हूँ, उसको दाद देना चाहता हूँ कि बंगाल सरकार को ऐसा क्या डर है कि फिल्म को बैन कर दिया गया बंगाल में? ममता बनर्जी की जो सरकार है वो बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है।
बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देना है। बंगाल भारत का हिस्सा है। बंगाल रामकृष्ण परमहंस की धरती है। बंगाल स्वामी विवेकानंद की धरती है। बंगाल रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती है। बंगाल से वंदे मातरम का उद्घोष हुआ था। तो वो तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ भारत सरकार का। अगर देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ना होती तो ये बंगाल फाइल रिलीज ना होती और जो सच को छुपाया गया है वो कभी उजागर ना। शामली में आधा दर्जन से भी अधिक किसानों के खेतों के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन को चोर चुरा ले गए। सैकड़ों मीटर हाई टेंशन लाइन का तार चोरी होने में पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया है। सूचना पर बिजली विभाग समेत एसएसबी, सीओ कैराना और थाना प्रभारी निरीक्षक ने मौके पर जांच पड़ताल की। हैरानी की बात यह है कि आखिर चोरों ने किस प्रकार चलती लाइन से बिजली के तारों को चुरा लिया है। बिजली विभाग के अधिकारी इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस जल्द ही मामले का खुलासा किए जाने के दावे भी कर रही है। यहाँ से 11,000 लाइन थी, ये चोरी होगी रात। 7 खंभों की लाइन काट दी, 2 खंभे नीचे भी गिर दिए और ये तो मुझे पता नहीं कितना लंबा बैठा है तार, करीब 1,000-1,200 मीटर बैठेगा। कहाँ से कहाँ तक के लिए? ये हज्जी साजिद के खेत से लेके नवे जंग के बाग तक, चिवाना रोड तक। कांदला देहात बिजली घर से ये खंदरावली फीडर निकलता है, हमारा कृषि फीडर, जो कल शाम तक चला था लगभग 4 बजे तक, और आज रात में चोरों ने तार चोरी कर लिया। इसके कांदला कस्बा है यहाँ से करीब करीब 2 किलोमीटर। उसके अंदर ये किवाना रोड जाता है और किवाना रोड से ही करीब करीब 500 मीटर अंदर ये 3-4 विद्युत पोलों के तार कटे हैं। ये 112 के द्वारा सूचना प्राप्त की गई थी। और संवाददाता हिमांशु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। हिमांशु, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का ये मामला सामने आया है और चलती लाइन को कैसे चुरा ले गए चोर? जी आपको बता दें, मामला कांदला का किवाना रोड का है, जहां पर हाई टेंशन तार जाती है किसानों के खेतों से। वहां पर कुछ चोरों ने खंभों को गिराकर और हाई टेंशन तार का लगभग 1500 मीटर का जो टुकड़ा है वो तार चुरा कर ले गए हैं। पीड़ितों का कहना है कि हमने पुलिस को भी सूचना दी है, लेकिन अभी तक कोई कुछ पता नहीं चल पाया है। लेकिन यही है कि चलती लाइन में वो कैसे गए तार, ये देखने वाली बात है। पुलिस जांच कर रही है इस मामले की। बिल्कुल हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जालौन महिला शिक्षक संघ ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। महिला शिक्षक संघ ने सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के फैसले को न्यायसंगत नहीं ठहराया है। संगठन ने मांग की है कि 27 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी में छूट दी जाए। अलीगढ़ में जिले के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने टप्पल इलाके का दौरा किया है, जहां हाल ही में आई बाढ़ से करीब 1 दर्जन गांव पूरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। उन्होंने बाढ़ पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनका हालचाल भी जाना और आश्वासन दिया है कि सरकार हर समस्या का समाधान करने के लिए उनके साथ खड़ी है।